नमस्ते दोस्तों। स्रोत सामग्री के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही दिलचस्प है। आज हम उस पीडीएफ के पाठ 13 भारत में संवैधानिक विकास को डिकोड करने वाले हैं, और वो भी उसमें दिए गए एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है, बल्कि हम इन सवालों को एक चुनौती की तरह लेंगे और फिर एक इतिहासकार की तरह इनकी गहराई में जाएंगे। आखिर ये सिर्फ कुछ सवाल ही तो नहीं है, ये वो कड़ियां हैं जिन्होंने हमारे आज के शासन तंत्र की नींव रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आधुनिक भारतीय इतिहास के इस सफर पर निकलते हैं। अब देखिए, सीधे सवालों पर कूदने से पहले अपने दिमाग में एक छोटा सा रोड मैप सेट कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों से। इसके बाद आते हैं 1919 के मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार। फिर आता है सबसे भारी भरकम 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और आखिरकार 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। राइट? ये महज कुछ साल नहीं है, ये हमारे प्रशासनिक ढांचे की वो सीढ़ियां हैं जिन्हें आज हम इन सवालों के जरिए बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए अपनी स्रोत सामग्री से पहला और बड़ा ही क्लासिक सवाल उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो दिखने में तो सीधा लगता है, लेकिन एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट है। सवाल ये है कि 20वीं सदी की शुरुआत के उस अधिनियम का नाम बताइए जिसने पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट पेश किया। पीडीएफ के प्रश्न संख्या 73 में बिल्कुल इसी वैचारिक समझ को टेस्ट किया गया है। और आपको बता दूं, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। यहीं से भारत की राजनीति में एक बहुत ही खतरनाक और विभाजनकारी मोड़ आया था। तो क्या सोचा आपने? जी हाँ, इसका सही जवाब है 1909 का अधिनियम, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। अब ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आखिर था क्या? इसे ऐसे समझिए कि कुछ खास सीटें विशिष्ट धार्मिक समुदायों के लिए एकदम रिजर्व कर दी गईं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ये था कि इन आरक्षित सीटों पर वोट डालने का हक भी सिर्फ और सिर्फ उसी समुदाय के लोगों को था। मतलब पूरी तरह से समाज को राजनीतिक आधार पर बांटने की तैयारी। अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 1909 के अधिनियम की ये सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली विशेषता है। चलिए अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे स्रोत के प्रश्न 70 और 72 का पूरा फोकस अब 1919 के अधिनियम पर है। यहाँ सवाल थोड़ा और गहरा हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय प्रशासन में यानी गवर्नेंस में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव किया जिसने पूरे सिस्टम को घुमाकर रख दिया? अगर आपको भारत का संवैधानिक विकास समझना है तो इस कंसेप्ट को समझना बिल्कुल क्रूशल है। और इसका एक शब्द में सटीक जवाब है द्वैध शासन, या जिसे हम डायरकी कहते हैं। अब ये काम कैसे करता था? अंग्रेजों ने यहाँ बहुत ही गजब की चालाकी दिखाई। उन्होंने प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में काट दिया। पहला हिस्सा था आरक्षित यानी रिजर्व्ड। इसमें पुलिस, फाइनेंस जैसे सारे असली पावर वाले और पैसे वाले डिपार्टमेंट्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नर ने अपनी मुट्ठी में रखे। और दूसरा था हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड विषय, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दे दिए गए भारतीय मंत्रियों को, वो भी बिना असली पावर और फंड्स के। मतलब ये पावर का सिर्फ एक दिखावा था। जिम्मेदारी तो इंडियंस की थी, लेकिन असली कंट्रोल अंग्रेजों का ही था। अब जरा सिचुएशन को और रियल बनाते हैं। आइए स्रोत सामग्री के टेस्ट पेपर से सीधे प्रश्न संख्या 74 को डिकोड करते हैं। ये सवाल ऐतिहासिक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में है। अब ये एक मल्टी स्टेटमेंट वाला सवाल है, और हम जानते हैं कि ऐसे सवाल अक्सर दिमाग का दही कर देते हैं, है ना? क्योंकि इनमें एक साथ कई सारे फैक्ट्स चेक किए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन कथनों की चीर-फाड़ करते हैं। ओके, तो पहले कथन पर नजर डालिए। इसमें कहा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ये फैक्चुअली बिल्कुल सही है। 1935 में प्रांतों को आज़ादी या स्वायत्ता मिल गई थी। दूसरा कथन कहता है कि गवर्नर के पास वीटो पावर थी। ये भी एकदम सही है, उनके विशेष अधिकार कायम थे। लेकिन जरा तीसरे कथन पर रुकिए। ये कहता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया, और बस यहीं पर वो क्लासिक ट्रैप है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। असलियत ये है कि इसे खत्म नहीं किया गया, बल्कि 1935 में इसे दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों तक और भी ज्यादा फैला दिया गया था। तो क्लियर है, इस सवाल में सिर्फ कथन 1 और 2 ही सही हैं।
आपको पता है ये 1919 और 1935 के द्वैध शासन के बीच का जो कन्फ्यूजन है ना, ये बहुत आम है। तो चलिए इसे आज हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं। देखिए, 1919 में इस डायरकी का एक्सपेरिमेंट प्रांतों में शुरू हुआ। जब वो फ्लॉप हो गया तो 1935 के एक्ट में इसे प्रांतों से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने इसी द्वैध शासन को उठाया और सीधे केंद्र सरकार के लेवल पर लागू कर दिया। बस ये इतना सा शिफ्ट याद रख लीजिए, आपके कई सारे एमसीक्यू चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। खैर, अब हम अपने इस ऐतिहासिक सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। हमारे स्रोत का प्रश्न 80 बहुत ही दूरदर्शी है। ये सीधे तौर पर इन पुराने औपनिवेशिक कानूनों का कनेक्शन हमारे आज के समय से जोड़ता है। सवाल ये है कि आखिर 1935 के अधिनियम का हमारे आज़ाद भारत के भविष्य से क्या लेना देना था? जरा सोचिए, एक ब्रिटिश कानून हमारे स्वतंत्र देश के काम कैसे आ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है कि 1935 का ये अधिनियम इतना डिटेल्ड और भारी भरकम था कि जब हमारी संविधान सभा ने 1950 का संविधान तैयार किया तो उन्होंने इसी एक्ट को एक प्राइमरी ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल किया। आज हम जो संघीय ढांचा देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, यहाँ तक कि हमारी न्यायपालिका का जो बेस है, वो बहुत हद तक इसी अधिनियम से लिया गया है। ये लिटरली एक बहुत बड़ी बात है कि कॉलोनियल कानून ने हमारे आज़ाद गणराज्य की बुनियाद खड़ी करने में मदद की। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी स्रोत सामग्री और इन दिलचस्प एमसीक्यूज की चर्चा पूरी होती है। अब ये तो साफ हो गया है कि 1909 से 1935 तक के ये ऐप्स कोई रैंडम घटनाएं नहीं थीं। ये वो ऐतिहासिक सीढ़ियां थीं जिन पर चढ़कर हमारा आज का सिस्टम तैयार हुआ है। इन सवालों ने हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटवाए, बल्कि इतिहास को समझना सिखाया। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर 1935 का ये भारत सरकार अधिनियम होता ही नहीं, तो क्या 1950 में हमारा संविधान कुछ और ही होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और गहराई में जाकर चीजों को समझते रहिए।